वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे। ये आप को क्लास 8 का पहला क्लास दिया जा रहा है साइंस में। इससे पहले आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है तो उसको हम लोग डिफरेंट मेथड में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो देखेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स चैप्टर में देखेंगे। क्या क्या जानना है इसमें, कुछ टॉपिक्स के बारे में पहले क्लियर कर लें। माइक्रोब्स, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, कॉमन फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स, इसको देखेंगे। बैक्टीरियल डिस्कवरी, उसके हैबिटेट, शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यूजफुल एंड हार्मफुल एक्शंस के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड का बात कर लें। ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसमें डाइवर्सिटी है, नहीं डाइवर्सिटी है, विविधता है। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिम्स यहाँ पाए जाते हैं। जितने ऑर्गेनिम्स दिखाई देते हैं हमारे नेक्ड आई से, दैट मीन्स कि जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं उसका भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और हमारे सराउंडिंग में तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, दैट मीन्स अनएडेड आई से नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हम लोगों को स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इस माइक्रोस्कोप से देख पाने के वजह से इन सारे ऑर्गेनिम्स को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स भी कहा जाता है ना। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स ही माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहलाते हैं या माइक्रोब्स भी कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या है, माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है। और एक चीज़ और फैक्ट है ये कि आप जब माइक्रो ऑर्गेनिम्स का बात करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स आपके साथ ही होते हैं, दैट मीन्स आपके सराउंडिंग में ही होते हैं या आपके बॉडी पर भी हो सकते हैं। ये आगे हम लोग इसको देखेंगे जब इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स का अगर बात करें तो माइक्रोब्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। मेजर टाइप्स और चीफली जो डिवाइड करेंगे हम लोग वो हो सकता है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इसी के साथ वायरोइड, विरियन, ये सब भी माइक्रोब्स के कैटेगरी में ही आता है। फंगस अगर देखें तो वो भी माइक्रोब्स के कैटेगरी में ही आता है। तो सबसे पहले हम लोगों को अभी पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया के बारे में बताया जाता है कि एंटन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा जो माइक्रोस्कोप उनके पास था, उनके द्वारा जो डिस्कवर्ड किया गया था वो स्टैग्नेंट वाटर में और स्टैंडिंग वाटर में देख पाए थे। और इसका नाम उस समय उनके द्वारा बैक्टीरिया नहीं रखा गया था, है ना। वो वेरी स्मॉल सेल कह करके उनके द्वारा छोड़ दिया गया। बाद में एनरेनबर्ग के द्वारा इस चीज़ को क्लियर किया गया, इसका नामकरण किया गया, इसका नेमिंग किया गया, यानी बैक्टीरिया एनरेनबर्ग का दिया गया टर्म्स है। बैक्टीरियल डिस्कवरी में हम लोग ये जान रहे थे। आगे हम लोग हैबिटेट का बात करें। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का जगह, है ना, आवास। किस तरह के जगह पर, आवास पर ये रहते हैं। तो बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं। इसका कोई स्पेशल हैबिटेट होता नहीं है ना। कुछ जगहों पर ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पाए जाएंगे, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपने इफेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। अदरवाइज ये सभी जगह पाए जाते हैं। हमारे स्किन्स पर भी ये बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को कई हम लोग बेहतर एक्शंस में भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, यूजफुल एक्शंस एंड हार्मफुल एक्शंस। तो कई बार हम लोग इसके हैबिचुअल होने की वजह से इसका यूजफुल एक्शन भी देखेंगे और इसका हार्मफुल एक्शन भी देखेंगे। यूनिवर्सली ये पाया जाता है बैक्टीरिया, है ना। आगे हम लोग देखते हैं साइज और शेप के बारे में। तो डिफरेंट साइज के बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट साइज के बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो वेरिएशन है बैक्टीरिया में, डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर है, जबकि लेंथ में अगर देखा जाए तो ये 3 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। तो इस तरह से डायमीटर और लेंथ का वेरिएशन आपको बता रहे थे। डायमीटर इसका कम होता है जबकि लेंथ ज़्यादा होता है। अभी जो डेटा अवेलेबल हुआ उससे आपको समझ में आया होगा। तो ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। शेप के आधार पर, शेप के बेस पर अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया मेनली 4 टाइप्स के होते हैं अगर शेप के बेस पर इसको डिवाइड आप कीजिएगा। जैसे कोकस,
और कोकाई, कोकस सिंगुलर हो गया, कोकाई इसका प्लूरल हो गया। तो कोकस बैक्टीरिया किसको कहते हैं? तो बताया जाता है जो स्फेरिकल होगा उसको हम लोग कोकस बोलेंगे, है ना। अच्छा, जो चीज़ अभी आपको बताया जा रहा है उसको स्पेशली नोट भी करवाया जाएगा। फर्स्ट इंटरेक्शन क्लास है, तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि किस तरह का क्लास रहा और क्या आपको कमी समझ में आया। अभी अब बता रहे हैं, नोटबुक के लिए ये नहीं क्लास दे रहे हैं, आपको ओरली समझाया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग चैप्टर के इनसाइड कॉन्सेप्ट्स को समझना है हम लोगों को। तो कोकस जो होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। तो एक टाइप हो गया बैक्टीरिया का। दूसरा बैक्टीरिया का टाइप आप ले सकते हैं विब्रियो, है ना। तो दूसरा विब्रियो कॉमा शेप विब्रियो के नाम से जाना जाएगा, है ना। तीसरा अगर आप लें तो इसको स्पाइरिलम भी कह सकते हैं, स्पाइरिलम शेप का भी होता है, स्पाइरिलम शेप का। स्पाइरिलम जो है ना स्पाइरस शेप का होता है, जिस तरह से रस्सी का गांठ होता है ना उसी तरह का होगा। स्प्रिंग शेप्ड भी कह सकते हैं इस तरह का, ये इस तरह का होगा। विब्रियो कॉमा शेप्ड होगा, कोकस स्फेरिकल होगा। और बैसिलस भी होता है, बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं, बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं, है ना। इस तरह से बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होता है, तो इसको हम लोग बैसिलस का नाम दे देते हैं, ये बैसिलस हो जाता है, ये बैसिलस हो जाता है। ये फोर्थ टाइप का हम बात कर रहे थे। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आगे जाकर के आप पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा कि इसके जो फ्लैजिला होते हैं उसके आधार पर, उसके बेस पर भी इसको डिफरेंट टाइप्स में बांटा जाता है। एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस, उसके बाद अगर बैसिलस इस पर फ्लैजिलम के आधार पर देखें तो एम्फोट्रिकस, है ना, एम्फोट्रिकस। और भी 2-3 टाइप है जो हम लोग देखते हैं फ्लैजिला के आधार पर। अभी तक हम लोगों को इस क्लास में देखना है शेप के आधार पर, है ना। तो शेप के आधार पर हम लोग देखते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चर का बात करें, है ना, ये शेप हो गया। स्ट्रक्चर का बात करें कि ये इसके अंदर किस किस तरह के, ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल का कहिए आप, बैक्टीरिया एक सेल के बने होते हैं, तो बैक्टीरियल सेल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या है, ऑल ओवर एक फिगर आपको आउटलाइन आइडिया देते हैं। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल है, तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो सकता है, और ये हेयर लाइक थीन एंड लॉन्ग प्रोजेक्शन जो होगा उसको हम लोग फ्लैजिलम कहते हैं। इनसाइड इसमें जो है ना प्रोटोप्लाज्म में पाए ही जाएंगे। इसके जेनेटिक मटेरियल इस तरह से इसमें पाए जा सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड होता है ये, है ना, यानी कि इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। सेल में जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है वो यहाँ न्यूक्लियस वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल जरूर इसके पास होता है। इसमें एक ही सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम्स हम लोग देखते हैं, ग्रैन्यूल्स वगैरह भी इसमें पाया जाता है ना। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, और कई बार स्मॉल प्रोजेक्शन भी आप देखते हैं, जिस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम लोग पाइलस बोलते हैं, पाइली बोल देंगे अगर प्लूरल फॉर्म लेते हैं तो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है ऑल ओवर, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो दो तरह का न्यूट्रिशन शो करता है बैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी शो करता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को पता भी होगा, ये वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिम्स अपने लिए खुद भोजन बना लेता हो, सेल्फ सिंथेसाइज करता हो, सेल्फ फॉर्मेशन कर लेता हो फूड का, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, ब्लू ग्रीन अलगे वगैरह का नाम लिया जाता है, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं। ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे ही हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसमें भी 2 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, फोटोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक में अगर हम बात करें तो वो लाइट का यूज़ करेगा, है ना, और अगर कीमोट्रॉफिक का बात करें तो वो केमिकल्स से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये अपने भोजन को और फूड को सिंथेसाइज करेंगे। तो देखते हैं न्यूट्रिशन के बेस पर भी बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। तो ये था इसका न्यूट्रिशन। ग्रोथ का बात कीजिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है ना, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए कोई भी सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो पहले इमेच्योर होगा, अवयस्क होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और मेच्योर होगा, यही होगा। तो यहाँ पर ये बताया जाता है
कि जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, दैट मीन्स इमेच्योर बैक्टीरियल सेल से मैच्योर बैक्टीरियल सेल जो बनेगा वो काफ़ी फास्ट रेट से होगा। हाँ, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट मीन्स 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए इससे ज़्यादा या इससे कम में क्या होगा, तो इससे ज़्यादा या इससे कम में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना इफेक्टिव होगा, या किसी भी माइक्रोब्स का ही क्यों ना बात करें वो इफेक्टिव होगा। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिम्स अपने आप को रेसिस्ट करता है, रोकता है, प्रतिरोधित जरूर करता है, वहां वो अपने लाइफ को ब्रेक नहीं कर देता। और बैक्टीरिया में तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है कि वो किसी भी तरह के एडवर्स कंडीशन में, चाहे वो हाईली एसिडिक कंडीशन क्यों ना हो, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्यों ना हो, है ना, तो सारे अलग अलग जो एडवर्स कंडीशन है उसमें वो अपने आप को जिंदा रख पाता है, सरवाइव कर पाता है। और इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी वो डेवलप करता है अपने बॉडी के सराउंडिंग में, जिसको सिस्ट का नाम दिया जाता है। और जैसे ही एडवर्स कंडीशन से एक ऑप्टिमम क्लाइमेट की तरफ बढ़ता है तो वो सिस्ट जो है ना, सिस्ट को ब्रेक करके बाहर आता है क्लाइमेट में, फिर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, न्यूट्रिशन स्टार्ट करता है, जो भी लिविंग प्रोसेस है और लाइफ प्रोसेसेस है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया। तो खैर ये ग्रोथ हम लोग देख रहे थे बैक्टीरिया का। रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है ना वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया का बन जाना मल्टीपल फिजन कहलाता है, और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का बनना बाइनरी फिजन कहलाता है। ये बाइनरी फिजन काफ़ी सिंपल रिप्रोडक्शन मोड है, इसको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। यूजफुल एक्शंस एंड हार्मफुल एक्शंस के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आता है कि बैक्टीरिया है, हमारा फोई है ना, ऐसा है नहीं। बैक्टीरिया बहुत सारे अच्छे कामों में भी इन्वॉल्व है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, यूज़फुल भी है, जबकि कुछ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यूज़फुल एक्शंस क्या है ना, तो जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं वहाँ जो है ना कर्ड का बड़ा यूज़ है, दही का बहुत यूज़ है। अब वहाँ देखिए लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो है ना मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो पाता है, कर्डलिंग हो पाता है, दही का जमना हो पाता है। तो वहाँ देखिए बैक्टीरिया का कितना अच्छा यूज़ है। उसी तरह से अगर देखें कुछ एंटीबायोटिक्स का जो कि दवा के रूप में हम लोग लेते हैं और बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट में ही हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे हम लोगों को दवा भी गेन होता है। तो अब देखेंगे कि बैक्टीरिया का ये यूजफुल एक्शंस की कैटेगरी में आता है। हार्मफुल एक्शंस का बात करें तो बहुत सारा हार्मफुल एक्शन मिल जाएगा आपको बैक्टीरिया का, है ना। कई सारा डिजीज जो है ये हो सकता है आउट ऑफ द बॉडी, ऑन द स्किन डिजीज भी कॉज करता है बैक्टीरिया। बॉडी के इनसाइड भी बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, और ये कई तरह के कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकते हैं हमारे बॉडी में। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट्स है। हमारे फूड को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जिस तरह से भोजन को गर्मी के दिनों में खास करके आप फ्रीज के बाहर किसी खाने के सामान को रख दें, पके हुए सामान को, तो कुछ घंटों के बाद वो सामान वो फूड पार्टिकल्स खाने लायक नहीं होता है ना। तो ये फूड एक्सप्लॉइटिंग जो देखने को मिलता है वो भी बैक्टीरियल ही हार्मफुल इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट्स था। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें आपको नोट डेवलप करवाया जाएगा, और ताकि आप नोट डेवलप कर लें। और जो भी इस क्लास में आपको समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट्स कीजिए, वैसे हम लोग नोट के साथ फिर से अगले क्लास में मिलते हैं।